हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का 6th चैप्टर, जो कि है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड ये चैप्टर अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको क्यूरियोसिटी होगी आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि आप चैप्टर का नाम सुन पा रहे हो, अ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट कैसे बनता है इस चैप्टर में वो बताया गया। और किस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, वो है रिचर्ड ई ब्राइट। अब आपको रिचर्ड ई ब्राइट की पहले से मैं कुछ जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो बता देती हूँ। जो रिचर्ड ई ब्राइट है, उन्होंने स्कॉलर अवार्ड जीता था, ठीक है, प्लस उनको मिला था एक करके स्कीरिंग प्लग करके एक अवार्ड था इन बायोकेमिस्ट्री, उनको वो भी मिला था, ठीक है। तो इनको ये 2 अवार्ड्स मिले थे और इनकी एक और थ्योरी जो थी वो पब्लिक हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके बारे में आपको आगे बताती। और जो इसमें बताया गया हमारे पहले इंट्रोडक्शन में, जो रिचर्ड थे वो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई में इंटरेस्टेड थे, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे बटरफ्लाई के ऊपर। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक साइंटिफिक वे से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर साइंस के अबाउट है आपकी इंग्लिश में, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर आपका 2 तरीके से चलेगा। सबसे पहले तो जो रिचर्ड के प्रेजेंट की बात बताई जाएगी, यानी कि जो यूथ में है उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद उनकी जो पास्ट की बात बताई जाएगी जब वो छोटे थे, ठीक है। तो फिर चैप्टर शुरुआत होता है और बताया जाता है कि एक 22 ईयर के, एक मतलब वो बहुत ही कम उनकी उम्र थी, वो 22 ईयर के थे केवल, जब उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि हाउ सेल्स वर्क इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये उन्होंने थ्योरी कब प्रपोज की थी, जब वो 22 साल के थे एंड वो बहुत छोटे थे। और उन्होंने ये कहाँ पर की थी, ये इनकी जो थ्योरी थी, जो इनका ये आर्टिकल था कहाँ पर पब्लिश हुआ था, द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो फर्स्ट की इनकी थ्योरी क्या थी, हाउ सेल्स वर्क, एंड ये कहाँ पर पब्लिश हुई थी, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। अब आगे जो बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो इन्होंने पब्लिश की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक कॉलेज स्टूडेंट थे जब ये थ्योरी उन्होंने पब्लिश की थी, यानी कि ये जो थ्योरी जो पब्लिश हुई थी तब ये कॉलेज स्टूडेंट थे। तो फिर ये चीज़ ना एक चीज़ से कंपेयर की गई है, यही बात कि इतनी कम उम्र में उन्होंने ये चीज़ अचीव की थी। तो इस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है इस चैप्टर में बताया गया है कि ये वैसे ही इन यूएसए में ना एक स्पोर्ट होता है, आपका स्पोर्ट्स होता है जिसका नाम होता है बेसबॉल, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, एज लाइक वो क्रिकेट ही जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ कंपेयर की गई थी कि जैसे कि बेसबॉल में जब एक कोई नया प्लेयर, टीनेजर यानी कि 15 साल का कोई बच्चा आके पहली बार खेल रहा है, वो भी नेशनल पे, और वो क्या करता है, एक होम रन बनाता है। यानी कि आप समझ लो जैसे आप कहते हो ना क्रिकेट में 6 बनाए, तो वहाँ पर बेसबॉल में जैसे होम रन बनाते तो बहुत ज़्यादा बड़ा रन होता है। तो इसी चीज़ को कंपेयर किया गया कि वो इतनी अभी जो साइंस की वो अभी जो क्यूरियोसिटी है उसमें अभी आए हैं, उन्होंने एक अच्छी सी थ्योरी प्रपोज कर दी, तो इस तरीके से एक होम रन मारना हो गया। तो इस चीज़ को कंपेयर किया गया। अब जो आगे बताया जाता है कि जो हमारे ई ब्राइट है, जो हमारे रिचर्ड ई ब्राइट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। और वो कहाँ पर पले बड़े हैं, सबसे पहले तो वो पैदा कहाँ पर हुए, रीडिंग में, रीडिंग पेंसिल्वानिया में। अब यार रीडिंग क्या है, आपकी स्टेट ऑफ पेंसिल्वानिया क्या है आपके, जैसे कि आप कहते हो ना जैसे कि सॉरी आपका जो रीडिंग है ये आपका क्या है, जैसे कि कोई आपका हो गया, जैसे कि आपका फिरोजाबाद वगैरह कोई हो गया है ना। और जो उसकी स्टेट क्या है हमारा जो है यूपी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा रीडिंग है वो एक कोई शहर है, और जो पेंसिल्वानिया है वो उसकी स्टेट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, आगे बताया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर से ही जो किंडरगार्टन में थे ना, जो हमारे ई ब्राइट ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे बटरफ्लाई कलेक्ट करने में, है ना। और क्या करते थे वो कलेक्ट, और क्या क्या करते थे वो रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसल कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। और वो ऐसा इसलिए क्यों, पता है क्यों करते थे, क्योंकि उनके कोई भाई बहन नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा अलोन रहते थे, और वो स्टार्स को देखा करते थे पूरी पूरी रात। तो ये सब बातें बताई जाती हैं। अब आगे जो बताया जाता है, जो हमारे रिचर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनका माइंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला माइंड है, ठीक है। और बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट माइंड के थे, यानी कि मेरे साथ शार्प माइंडेड थे वो। और और जो हमारे रिचर्ड हैं वो बताते हैं जो उनकी मदर है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा एनकरेजिंग पर्सन रही हैं। उन्होंने
वही एक जो थी, जो इनकी इतनी ज़्यादा स्टडी में जो इनकी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ थी ना कि मुझे इसमें क्यूरियोसिटी हो रही, तो उनकी मदर उनको उस क्यूरियोसिटी को फाइंड करने में मदद करती थी। एंड अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको मदर उनकी बताती थी, उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, उनको टेलीस्कोप ला के दे रही है, उनको माइक्रोस्कोप ला के दे रही है, उनको कैमरा ला के दे रही है, उनको माउंटेन मटेरियल्स ला के दे रही है कि वो माउंटेन्स पे जाएँ, घूमें, अलग अलग चीज़ों से जब आप घूमते हो तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इस वे में वो उन्हें हेल्प करती थी हमारे ई ब्राइट को, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि जो उनकी मदर थी वो केवल ही उनकी अकेली दोस्त थी जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, लेकिन जब वो एक बार स्कूल जाने लगे तो उनकी मदर ने पता क्या किया, उनके सभी दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट किया कि ताकि वो रिचर्ड से दोस्ती कर सकें। एंड आगे बताया जाता है रिचर्ड और जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे से, और वो शाम को हमेशा डिनर एक साथ बैठ के करते थे। एंड जो रिचर्ड की मदर है वो उन्हें काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग वर्क देती थी, जैसे कि जिससे उन्हें लर्निंग मिल सके। अब जो उनके रिचर्ड की मदर बताते हैं रिची। अब यार रिची क्या है, निकनेम है रिचर्ड का ही। रिचर्ड ई ब्राइट का निकनेम क्या है, रिची, वो उनकी मम्मा द्वारा बोला जाता था। तो वो बताते हैं कि उनकी यहाँ पर मम्मा ये फेज़ बता रही हैं कि जो रिची है वो ही मेरी पूरी लाइफ बन चुका था जब उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उनके फादर की डेथ कब हुई थी, जब वो 3rd ग्रेड में थे। अब यहाँ पर 3rd ग्रेड का मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारे यहाँ 3rd क्लास होती है, इनके यहाँ पर 3rd ग्रेड होता है। ठीक है, तो वो 3rd क्लास में थे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं जब उनकी फादर की डेथ हुई। तो आप समझ सकते हैं, अब वो आप सब लोग समझ सकते हैं कि उनके फादर की कितनी जल्दी डेथ हो गई है ना। अब वो आगे बताते हैं कि उनकी मदर बताती है रिचर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा अपने स्कूल में ना टॉप स्टूडेंट था। ठीक है, वो हर टाइम अच्छे नंबर्स लेके आता था, अच्छा स्कोर करता था और अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। और उनकी मदर बताती हैं कि वो और किड्स की तरह ही था। ठीक है, उसमें क्यूरियोसिटी थी, उसमें सब कुछ था। और उनकी मदर बताती हैं कि जब जो हमारे रिचर्ड ई ब्राइट हैं, उन्होंने काफ़ी जब 2nd ग्रेड में थे ना, यानी 2nd क्लास में थे ना, तभी उन्होंने अपना सारा बटरफ्लाई का जो उनकी सिटी में मिलती थी ना, जो उनके होम टाउन में सारी बटरफ्लाई मिलती थी ना, उन्होंने सारी बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी उस टाइम तक। और उन्होंने कम से कम अराउंड 25 बटरफ्लाई की स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी। और ये सारी जो बटरफ्लाई आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बट इनका जो रोल है वो ना के बराबर है, आपके पेपर में नहीं पूछी जाती। ठीक है, अब आगे बताया जाता है कि रिचर्ड ई ब्राइट को अब लगाता कि अब शायद मैंने सारी जो बटरफ्लाई अपने होम टाउन में कलेक्ट करनी है, तो अब तो शायद ये एंड हो गया कि अब जो इस कलेक्शन में और बटरफ्लाई नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो थोड़े उदास से हो गए। बट उनकी मदर ने उनको एक बुक ला के दी, चिल्ड्रंस की बुक, जो क्या थी, ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। अब ये मोनार्च एक्स क्या है, मोनार्च एक्स एक बटरफ्लाई स्पीशीज का नाम है, और वो जगह जगह ट्रैवल किधर किधर जाती है इस बुक में इस पूरी बात में बात की गई है। ठीक है, तो वो बुक उनकी मदर ने उन्हें ला के दी पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आगे जो बताया जाता है कि जो हमारी मोनार्च होती है ना, वो सेंटर ऑफ अमेरिका में माइग्रेट करती है, यानी कि सेंटर ऑफ अमेरिका से माइग्रेट का मतलब होता है इधर से उधर जाना है। ठीक है, और जिस साइंटिस्ट ने ये बुक लिखी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर को कलेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि जो भी ये बुक पढ़े ना, उसके पीछे लिखा हुआ था, बुक के पीछे, कि आप जो भी रीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जब भी आपको इस मोनार्च बटरफ्लाई मिले तो उस पर एक टैग लगा दें। अब टैग का मतलब क्या हो गया, आप टैग का मतलब यहाँ समझ सकते हो कि कोई भी एक छोटा सा कागज़ लगा दें जिस पर लिख दें कि ये कहाँ सिटी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, कब आपको मिली थी, इस तरीके का टैग लगा दें। यहाँ पर मैंने आपको बताया और वही लिखा हुआ है। और ये उस बुक के राइटर कौन थे, उस बुक के राइटर थे डॉक्टर फेडरिक। ठीक है, जो कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, टोरोंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वो, कनाडा की। ठीक है, अब जो डॉक्टर हमारे फेडरिक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हो जाते हैं यहाँ पर, किसके लिए, हमारे ई ब्राइट के लिए, क्योंकि यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट बनने की। ठीक है, उनका जो माइंड था वो कहीं ना कहीं इस वे में चल रहा था। अब आगे जो बताते हैं, हमारे ई ब्राइट थे, उन्होंने, कई बच्चे लोग बुक को पढ़ के छोड़ देते हैं, बट जो हमारे ई ब्राइट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को पार्टिसिपेट किया, इस चीज़ में जो पीछे लिखा था ना टैग वाली बात, तो उन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा ठीक है अब मैं भी ना बटरफ्लाई को टैग करूँगा। ठीक है, टैग करूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो होम टाउन में ना एक बात ये थी कि
वहाँ पर ना केवल 6 वीक के लिए ही ना बटरफ्लाई आती थी समर के टाइम में, तभी आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हो। अब आप सबसे बड़ी बात सोचने की ये थी कि 6 वीक में वो कितनी ही बटरफ्लाई को टैग करते थे। तो उन्होंने ना अपना यहाँ पर माइंड चलाया और उन्होंने सोचा कि ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और ज़्यादा कितनी ही मैं बटरफ्लाई कर लूँगा, बहुत ही कम बटरफ्लाई कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्च को लिया, उसके एग लिए और उन्होंने क्या किया, अपने बेसमेंट में ना वहाँ पर रेस करना शुरू कर दिया, किनको, बटरफ्लाई को, मोनार्च बटरफ्लाई को। और जो उनकी लाइफ साइकिल थी उसको अच्छे से स्टडी किया, और वो सारी बटरफ्लाई जैसी ना छोटे बचपन से कैटरपिलर बनी, फिर वो बटरफ्लाई बनी, और फिर जो बटरफ्लाई बनती थी फिर वो उन्हें टैग लगा के उड़ने के लिए बाहर छोड़ देते थे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाई को ग्रो किया और उन पर टैग लगाया। उन्होंने काफ़ी सारी बटरफ्लाई पैदा की ऐसी, और 1000 में किया, बहुत काम किया उन्होंने इस पर। बट वह कहते हैं इवेंचुअली क्या हुआ, मेरा इस चीज़ में ना एक तरीके से टैगिंग करने को बटरफ्लाई में एक लॉस्ट इंटरेस्ट होने लगा। क्योंकि ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि एक बहुत ये क्या था, बहुत ट्रेडियस था। ट्रेडियस का मतलब बहुत ज़्यादा वर्क होता था इसमें, ठीक है, थकावटी था, और इसमें कोई फीडबैक भी मुझे लौट कर नहीं आया। फीडबैक का मतलब यानी कि जो तितलियाँ थी उन्हें दोबारा मिलनी चाहिए थी जो उन्होंने टैग की थी, बट वो बताते हैं कि मुझे उनमें से इतनी सारी 1000, कम से कम 1000 पे मैंने टैग लगाया हुआ, पर उसमें से केवल मुझे 2 ही बटरफ्लाई दोबारा मिली, और वो भी कहाँ मिली, केवल 75 मील्स दूर जहाँ पर मैं रहता हूँ उससे केवल 75 मील्स दूर मुझे मिली। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए इस बात से, ठीक है, वो उनका इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया। अब वो बताते हैं कि जब वो 7th ग्रेड में आए, अब 7th ग्रेड का मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मतलब अगेन 7th क्लास से, ठीक है, वो जब 7th क्लास में आए तो उनको पता चला कि एक रियल साइंस फेयर होता है, काउंट्री साइंस फेयर, जैसे जिसमें सब बच्चे ना अपने एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, बट क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर वो हार गए उस काउंट्री फेयर में। अब वो सैड हो गए, उन्हें बुरा लग रहा था कि यार और लोग क्या है ना जीत के प्राइज़ ले जा रहे हैं, जीते हैं, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छे करके लेके आए हैं, और बट मैं हार गया। अब वो बताते हैं वो हारे क्यों होते, क्योंकि जो वो एक्सपेरिमेंट करके ले गए थे वो क्या थी, उन्होंने केवल स्लाइड्स बनाई थी एक फ्रॉग टिश्यू पर, ठीक है, एक आप ऐसे कह सकते हो, केवल उन्होंने एक कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने एक साइड का बस देखने वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इस वजह से वो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था, केवल डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। अब उनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागती है, किसमें, हमारे रिचर्ड ईब्राइट में। उनमें ये नहीं सोचा कि मैं हार गया, मैं तो अगली बार नहीं जीत पाऊंगा, नहीं, उन्होंने दूसरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागी, उन्होंने कहा नहीं इस बार नहीं जीता, अगली साल जीतूंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा इस बार मैं ना, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो विनर था ना उसने ना रियल एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं भी रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें, अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा, इंसेक्ट के वर्क के बारे में पढ़ा है, तो जो भी मेरा पास्ट का सेवरल ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो है ना उनके जो उन्होंने उन्होंने ना डॉक्टर यूकार्ट को क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने पूछा कि मतलब मुझे कोई सजेशन दे दीजिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई आइडिया दे दीजिए। तो क्या हुआ, उनका रिप्लाई आया ई ब्राइट को हमारे को, और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के ना उनको आइडियाज़ दिए। अब इस बार क्या होता है कि वो पूरी साल बिजी रहते हैं कि मैं है ना पूरी मेहनत करते हैं कि वो जीते हैं। अब आगे क्या होता है, अब वो 8th ग्रेड में आ जाते हैं, 8th ग्रेड का जो साइंस फेयर था वो पार्टिसिपेट करते हैं इस बार फिर से, और इस बार उनका टॉपिक क्या होता है, ई ब्राइट का टॉपिक था कि जो वायरल डिसीज़ फैल रही है ना, जैसे कि हमारी जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई बनने से पहले ना उसकी एक स्टेज होती है कैटरपिलर, तो बहुत सारे कैटरपिलर ना मर जाते हैं उसी स्टेज पे, बटरफ्लाई बनने से पहले ही वो कैटरपिलर की स्टेज पे ही मर जाते हैं, वो एक डिसीज़ की वजह से मर जाते हैं, एक वायरल डिसीज़ उनमें हो जाती है। और वो डिसीज़ पता करने के लिए, तो ई ब्राइट का मानना था वो डिसीज़ वो किससे होती है, वो एक बीटल से होती है, वो बीटल कैरी करके लेके आता है वो डिसीज़, और वो कैटरपिलर जिससे कि मर जाते हैं, ठीक है, वो बटरफ्लाई बनने से पहले ही मर जाते हैं। तो वो इस चीज़ को शो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे कैटरपिलर्स को बीटल्स की ना प्रेजेंस में ना उगाया, मतलब उगाया नहीं, सॉरी, उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे है ना उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल के साथ ही है ना रखा, पर ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई रियल रिजल्ट उनको शो नहीं मिला। पर उन्होंने सोचा, एक मिनट,
एक मिनट सॉरी। तो उन्होंने सोचा, उन्हें कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला इस चीज़ करके, है ना, बट उन्होंने सोचा कि नहीं मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, रियल एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं भाग तो लूँगा, है ना, और जाके दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया। तो जब साइंस फेयर में जाते हैं तो वो उनके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये कैटरपिलर वाला, उसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो जीत जाते हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं दिस टाइम आई वॉन। अब वो बताते हैं कि मैंने सोचा अब मैं अगली साल के साइंस फेयर में भी ना पार्टिसिपेट करूंगा और कुछ नई थ्योरी खोजूंगा, ठीक है। तो इस बार वो क्या सोचते हैं, इस बार वो क्या करते हैं, वेसिरॉय बटरफ्लाई होती है, ठीक है, एक वेसिरॉय बटरफ्लाई होती है और एक मोनार्च होती है। मोनार्च जो आपको बुक के बारे में पहले भी मैंने बताया था। तो फिर जो ये थ्योरी थी, एक थ्योरी थी, लोग मानते थे कि जो मोनार्च है और वेसरॉय है, जो वेसरॉय है ना वो मोनार्च को कॉपी करती है, ठीक है। और बेसिकली इसका क्या रीज़न था, तो लोग कहते थे कि इसका रीज़न ये है, वेसरॉय इसलिए मोनार्च को कॉपी करती है क्योंकि जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है उसे ना बर्ड्स खाती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वेसरॉय इसे इसलिए ही कॉपी करती है ताकि वो फूड ना बन सके, ताकि वो बच सके और लाइफ स्पेन उसकी बढ़े, यानी कोई और बर्ड उसे आके ना खा ले। तो मतलब जो हमारे जो ई ब्राइट हैं वो सोचते हैं ऐसा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मैं सोचा कि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो हमारे ई ब्राइट कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता था और मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता था। तो उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च किया और उन्हें क्या पता चलता है कि जो एक स्टारलिंग नाम की एक बर्ड है जो कि कोई भी मतलब ऑर्डिनरी बर्ड्स को नहीं खाती है, ऑर्डिनरी हमारी बटरफ्लाई को नहीं खाती है, बल्कि केवल वो स्पेसिफिकली मोनार्च को ही खाती है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये थ्योरी उन्होंने गलत साबित कर दी थी। बट जो उनकी जो ये थ्योरी थी ना, लोगों का ये मानना था कि वेसरॉय जो है मोनार्च को कॉपी करती, ये कहीं ना कहीं ई ब्राइट को लगता है कि हाँ शायद ये चीज़ है। अब आप यहाँ देख सकते हो जो ये मोनार्च है हमारी फर्स्ट वाली हमारी मोनार्च है, इसके विंग्स कैसे थोड़े नीचे की तरफ हैं, और ये हमारी दूसरी वेसरॉय, ये लग तो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही रहे हैं, तो चाचा ताऊ की बहनें लग रही हैं ये दोनों, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कॉपी करती हुई दिख रही होंगी आपको कि वेसरॉय कितनी ज़्यादा कॉपी लग रही है मोनार्च की, ठीक है। तो फिर इस बार भी वो क्या कहते हैं, साइंस फेयर में जीत जाते हैं। अब वो साइंस फेयर में जीत जाते हैं तो इस बार उन्हें क्या प्राइज में मिलता है कि उन्हें फर्स्ट तो है ना जूलॉजी डिपार्टमेंट में तो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है, और ओवरऑल जो साइंस फेयर होता है ना उनको कंट्री साइंस फेयर में थर्ड प्राइज मिलता है। अब भाई जो हमारे रिचर्ड हैं वो सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में आ चुके हैं, यानी कि आप समझ लो वो 10th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रिचर्ड है उन्होंने अभी भी अपना कंटिन्यूस रखा है, अभी भी वो साइंस फेयर में पार्ट लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस बार का टॉपिक सोचा कि मैं डिस्कवरी करूँगा क्या अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पर, जो इनडायरेक्टली एक थ्योरी होती है आपकी लाइफ ऑफ सेल की, कि उन्होंने एक सिंपली चीज़ सोची, ठीक है। जो आपका एक थ्योरी प्रपोज की थी किसी ने कि जो आपका होता है ना मोनार्च प्यूपा का मतलब होता है जो कैटरपिलर से पहले की एक स्टेज होती है जी, जहाँ पर आपका जो वो एक बंद हो जाता है एक शेल टाइप में, ठीक है, जिससे हमारी बटरफ्लाई निकलती है, ठीक है। तो वो जो शेल होती है ना उसके ऊपर ये मैंने शेल बना दी आपकी, जो आप देख सकते हो ये शेल होती है, इसके ऊपर ना गोल्डन से जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं ना, ऐसे स्पॉट्स होते हैं, 12 स्पॉट्स होते हैं। तो एक थ्योरी प्रपोज है कि ये जो गोल्डन स्पॉट है ना ये केवल डेकोरेशन के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे ई ब्राइट है वो इस चीज़ पर यकीन नहीं करते थे, और जो हमारे डॉक्टर एडक्वार्ट हैं वो भी कहते हैं कि मुझे तो इस चीज़ पर बिलीव नहीं होता, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो हमारे ई ब्राइट ने सोचा मैं यही रीज़न फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो वो किस तरीके से अपनी जर्नी चल रही है, उनकी एक साइंटिस्ट बनने की एक जर्नी है किस तरीके की, खुद में ही वो हर बार कंट्री फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं और उनको एक कुछ ना कुछ मिल रहा है, जैसे कि आप कह सकते हो उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिल रहा है, एक बार वो हारे भी, फिर भी उनकी एक खुद की एक जर्नी हो रही है जिसमें आप मज़े आ रहे हैं आपको पढ़ने में, मुझे तो आ रहे हैं बहुत पढ़ाने में। तो जो हमारे ई ब्राइट है वो कहते हैं मैं इसी चीज़ को पता लगाऊंगा ये जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो किस लिए हैं। तो उन्हें पता चलता है जब वो इस चीज़ को चेक करते हैं, यानी कि इस चीज़ के बारे में जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में, ठीक है। जो ये मोनार्च का हमारा प्यूपा होता है ये इसलिए जो इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो बटरफ्लाई के बनने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना बटरफ्लाई का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब हमारी ई ब्राइट बताते हैं
कि इस चीज़ के लिए उन्हें फर्स्ट प्लेस मिला काउंट्री फेयर में, साइंस वाले में, और साथ ही साथ उन्हें मिली एंट्री इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। यानी कि अब वो जो नेशनल होता है ना, पहले होता है नेशनल आप खेलो, फिर आपको भेजा जाता है इंटरनेशनल, तो वही था कि उन्होंने सेमीफाइनल क्लियर कर लिया, वो जाएंगे फाइनल में। अब आप देख रहे हो उनकी जो है ना कितनी सारी मतलब अचीवमेंट्स हो रही है। एक 7th-8th क्लास के बच्चे को क्या ही समझ होती है, और वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब आगे बताया जाता है हमारे को कि जो रिचर्ड है अब वो जूनियर हाई स्कूल में आ गए, यानी कि 10th क्लास में आ गए। उन्होंने सोचा कि अभी भी मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनार्च प्यूपा वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फिर से अपना फर्स्ट प्राइज़ जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में, उन्हें मतलब चांस मिला आने का। अब बताया जाता है वो इन सीनियर ईयर, अब सीनियर ईयर आप समझ लो 12th क्लास में है वो। अब वो कहीं ना कहीं अब वो अपनी थ्योरी प्रपोज करने वाले होते, जल्दी उनकी थ्योरी आने वाली होती। तो इस बार उन्होंने सोचा कि मैं साइंस फेयर में जाने के लिए, जो इंटरनेशनल साइंस फेयर होने वाला है उसमें जाने के लिए क्या ही एक्सपेरिमेंट करूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चीज़ होती है कि जो हमारे मोनार्च के विंग होते हैं ना, उसको ग्रो करने के लिए एक नॉर्मल बटरफ्लाई को क्या किया, वो फीड हार्मोन, जो गोल्डन वाला हार्मोन था ना, गोल्डन स्पॉट वाला हार्मोन फीड कराया, और इस चीज़ को शो करा कि जब तक ये गोल्डन हार्मोन फीड नहीं करेंगी तब तक ये बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं मोनार्च बटरफ्लाई की, वो ग्रो नहीं होंगी फुल्ली, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट को उनका मिलता है फर्स्ट इंटरनेशनली प्राइज़ मिलता है, जो है फर्स्ट, और जूनियर जूलॉजी प्राइज़ भी मिलता है उन्हें, फर्स्ट दोनों में फर्स्ट प्राइज़ उन्हें मिल जाता है। अब उन्हें इसके साथ साथ फर्स्ट प्लेस के साथ साथ उन्हें क्या मिलता है कि उन्हें मौका मिलता है कि वो जो समर अपने ना ग्रेजुएशन करने से पहले, ग्रेजुएशन करने जाने से पहले अपने समर में क्या करें, आर्मी लेबोरेटरी में आके अपना कोई भी है ना एक वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आर्मी लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बहुत बड़ा मौका होता है अगर आप साइंटिस्ट बन लो, ठीक है। अब आगे बताया जाता है कि समर्स की बात है उनके फ्रेश ईयर ऑफ द हार्वर्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब आप समझ रहे हो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिल गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, भाई साहब लोग कितनी मेहनत करते फिर भी वहाँ नहीं पहुँच पाते, वो बहुत ज़्यादा लेवल बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उनको हमारे ईब्राइट जो है वहाँ से पढ़े हुए, ठीक है। अब जो बताया जाता है कि वो उस लेबोरेटरी जाने की जाते हैं एग्रीकल्चर वाली लेबोरेटरी में, और वहाँ पर ना हार्मोन ऑफ गोल्डन स्पॉट के ऊपर वर्क करते हैं। अब वो इसलिए वर्क करते हैं वहाँ जाकर क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे, जो जिसकी वजह से वो ना हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने में उनको मदद मिलेगी। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है, लगभग 1 साल और आधे साल के लगभग उन्होंने जूनियर ईयर में थे। जूनियर ईयर का मतलब वो अपनी कम से कम 3rd ईयर में होंगे, और ईब्राइट गॉट एन थ्योरी, यानी कि उनको एक आइडिया आया। तो उस समय जब वो रिसर्च कर रहे थे उन्हें बहुत कुछ एक थ्योरी मिलती है, और वो जब क्या कर रहे थे, जब उन्हें वो थ्योरी मिली, वो एक फ़ोटो को वो एनालाइज कर रहे थे, किसकी, हमारे वो फोटो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन को एनालाइज कर रहे थे, तभी ईब्राइट को एक आइडिया आता है, बट उन्होंने कोई भी चिल्लाए नहीं। ईरुका मतलब होता है वहाँ पर US में कि वाओ वाओ मुझे कुछ मिल गया ऐसा कुछ, और इवन उन्होंने ये भी नहीं कहा आई गॉट इट, मुझे प्राप्त हो गया, बट उन्होंने ये तक नहीं कहा। उन्होंने एक साइलेंस में उन्होंने जब दोबारा उस चीज़ को स्टडी किया तो वो देखते हैं कि जो इंसेक्ट के हार्मोन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी उन्होंने पजल सॉल्व कर ली थी कि जो हार्मोन होते हैं इंसेक्ट के वो किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि सेल्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। और इसी तरीके से जब उन्होंने इसका पता लगाया तो उन्हें पता चला जो DNA होता है हमारा ब्लूप्रिंट होता है हमारे शरीर का। ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो जिसकी हम इनहेरिटेंट करते हैं ना, हमारे फादर मदर के फीचर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, वो DNA पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो DNA है वो हमारा क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। तो ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है अगर ये बात साबित हो जाए, ठीक है। तो फिर जो आगे बताया जाता है, जो ईब्राइट एंड इस कॉलेज के रूममेट थे ना जेम्स आर रोंग, उन दोनों ने मिलकर इस चीज़ पे वर्क किया और रात भर बैठ के पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, ताकि हम ना इस चीज़ को शो कर सकें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी की जो आर्टिकल था उसे भी लिखा ताकि वो पब्लिश हो सके, ठीक है। एक रिपोर्ट उन दोनों ने मिलके लिखी। अब जो भी मतलब हमारे जो भी ना रिचर्ड को जानता था, रिचर्ड ईब्राइट को, वो कोई भी सरप्राइज़ नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। जी जानकर कोई भी सरप्राइज़ नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी ना थ्योरी डिस्कवर कर दी, क्योंकि जो ना अपनी क्लास में 2nd रैंक पर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो उनकी क्लास थी ना उसमें 1510 स्टूडेंट में से वो 2nd रैंक थे। अब आप समझ रहे हो कितने ही होशियार थे वो। उन्होंने जब रिसर्च ये की थी
तो वो सेकंड पोजीशन पे आए थे अपने हार्वर्ड पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोई भी हैरान नहीं था और किसी को भी ये नहीं लगा था वाह उसने ये कर लिया है, ठीक है। तो आगे क्या बताया जाता है कि जब इस चीज़ को ना टेस्ट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भेजा गया। अब आगे क्या बताया जाता है, अगर ये थ्योरी करेक्ट होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप होगा किसके टुवर्ड्स, बायोलॉजी के टुवर्ड। अगर ये थ्योरी प्रूव होती है तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये बताने में कि कैंसर वगैरह ट्रीटमेंट बताने में, अदर डिसीज़ बताने में कि किस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमारे किसने फाइंड की थी, रिचर्ड ने। अब आप देख सकते हो कि एक रिसर्चर जिसने अपनी इतनी लंबी जर्नी तय की थी, ठीक है, वो था कौन था, रिचर्ड ई ब्राइट। अब आगे बताया जाता है कि रिचर्ड ई ब्राइट थे ना, काफ़ी ज़्यादा उनका एक ही थ्योरी प्रपोज करके ऐसा नहीं वो रह गए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो साइंस में आगे बढ़े, ठीक है। उन्होंने आगे भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी प्रपोज करी। पर जो रिचर्ड थे हमारे, वो ऐसा नहीं था कि भाई अगर वो कुछ साइंटिफिक कर रहे हैं यानी कि कुछ कर रहे हैं तो वो और एक्टिविटीज़ में भाग नहीं है या इंटरेस्ट नहीं हो उनका, ऐसा कुछ नहीं था। वो और भी है ना भाग लेते थे और क्या करते थे, अलग अलग चीज़ों में भाग लेते थे। उनकी अलग अलग चीज़ें क्या थी कि वो एक डिबेटर भी थे। डिबेटर क्या होता है कि हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को लड़ते हैं, ठीक है, एक टॉपिक लेके। तो वो बहुत अच्छे डिबेटर्स भी थे, वो पब्लिक स्पीकर भी बहुत अच्छे थे, वो एक गुड कैनेस्ट भी थे। कैनेस्ट का मतलब होता है एक बोट, एक बोट वगैरह कुछ चलाना होता है, वो होते बहुत ज़्यादा वो कह सकते हो आप एक ऑलराउंडर पर्सन थे ना। वो कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई है ना एक एक्सपेरिमेंट करे तो उसी में घुसे हुए हैं दिन रात, बिल्कुल बाहर एक्टिविटीज़ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो बाहर भी एक्टिविटीज़ में ऑलवेज पार्टिसिपेट करते थे। वो एक अच्छे खासे फोटोग्राफर थे यार, देख रहे हो इतनी सारी क्वालिटीज़ तो आपको ढूंढने थे अभी किसी में नहीं मिलेंगी। अब वो बताते हैं कि जो रिचर्ड की एक पूरा जो लाइफ का निचोड़ यहाँ पर बता रहे हैं कि वो शुरुआत से जब एक है ना हाई स्कूलर थे, यानी कि जब उन्होंने स्कूल किया तो वो हमेशा ए ग्रेड के स्टूडेंट रहे, ए स्ट्रेट के स्टूडेंट रहे और मतलब वो लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। वो चीज़ों को नए चीज़ों को लर्न करते थे। और वो बताते हैं कि उन्होंने ना अपनी ना यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे क्लब्स में भाग ले रखा था, जैसे कि उन्होंने डिबेटिंग क्लब्स में एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स में भी पार्टिसिपेट ले रखा था। मैंने बताया ना डिबेटिंग वाली चीज़ है। और वो बताते हैं कि मेरा एक एडमायर भी था। ये कौन बता रहा है हमें, रिचर्ड बता रहे हैं कि उनका एक एडमायर था, रिचर्ड ए वेरर, जो कि एक उनके सोशियोलॉजी के टीचर थे हार्वर्ड में, ठीक है। तो वो बताते हैं कि जो मिस्टर वेरर है वो परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरा माइंड ओपन करते थे। किस चीज़ के लिए, हमारी जैसे कि सोशल चीज़ों के लिए वो मेरा माइंड ओपन करते थे। अब यहाँ पर उनके सोशल के टीचर हमें बताते हैं, मिस्टर वेरर हमें बताते हैं कि जो रिचर्ड है वो हमेशा चीज़ों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए हमेशा रेडी रहता था। इवन वो ऐसा नहीं था कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नहीं, वो डिबेट की रिसर्च भी करता था रात भर जाके। फिर वो जाके अपनी बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते थे। और रिचर्ड वो बताते हैं, मिस्टर वेयर बताते हैं कि जो रिचर्ड था उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, ठीक है। वो अच्छी वाली स्पिरिट थी उनके अंदर कि उन्हें जीतना है। और उन्हें ऐसा नहीं था, वो बताते हैं उनके टीचर कि उन्हें ऐसा नहीं था रिचर्ड को कि उन्हें जीतना है तो प्राइज़ के लिए या प्राइज़ मनी के लिए या कुछ भी प्राइज़ के लिए, नहीं। तो बताते हैं कि उसमें एक कॉम्पिटिटिव अपने आप में अंतर के वो थी कि उसे जीतना है और एक अच्छी स्पिरिट थी। तो वो बताते हैं कि जो उनके टीचर हैं वो बताते हैं कि एक अच्छी मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए आपके ना क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। तो बताते हैं आपका एक तो अच्छा फ्रेश माइंड होना चाहिए, दूसरी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने की, जो कि रिचर्ड के अंदर भर भर के थी, आपने देखा पूरे चैप्टर में। एंड उन्होंने बताया कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जीतने की स्पिरिट होनी चाहिए, और यही क्वालिटीज़ थी सारी की सारी रिचर्ड के अंदर। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा क्यूरियसिटी से उन्होंने अपने आप को साइंटिस्ट बनाया, और इनकी पूरी जर्नी थी। और जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कैसे हुई थी, ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स से उनकी साइंटिस्ट बनने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ये चैप्टर इज़ रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है एंड दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सी ग्रेड में थे कि जब उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कितनी बार साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, ये भी आ सकता है। आपका ये आ सकता है कि फर्स्ट बार, ये आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया तो आपको याद हो कि जब वो बटरफ्लाई के एग्स यानी कि बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट में रेस कर रहे थे, तो एक बार को उन्होंने सोचा था कि अब वो उनका सारा इंटरेस्ट लॉस हो गया था वो करने में। तो वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थकावटी काम था, यानी कि बहुत मेहनत लगती थी, ऊपर से उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो ये सब आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट प्लीज़ स्टे
सेफ एंड हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।